हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। आज हमें दो टॉपिक करने हैं, एक है जी राम जी और दूसरा एंटी डिफेक्शन पे। अब ऐसा नहीं है कि टॉपिक्स आपने पढ़े नहीं होंगे या आपको इनके बारे में पता नहीं होगा, वो ठीक है अपनी जगह। बट मैं अपनी साइड से कोशिश ये करता हूँ कि आपको चीज़ें साथ में याद भी हो जाएं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कई बार वो कोई ऐसा डायमेंशन पूछ ले थोड़ा सरप्राइजिंग टाइप, तो आपको इशू सिर्फ याद नहीं होना चाहिए, आपको पूरा समझ आनी चाहिए कि आप अब कोई भी डायमेंशन आपसे पूछ लिया जाए आप उसे हैंडल कर लोगे। ओके। तो चलिए पहले हम पीआईबी के इसी चार्ट से कंपेयर कर लेते हैं। आखिर मनरेगा में ऐसी कौन सी कमियां थी जो इसको बदल के जी राम जी किया गया और उसमें कुछ चेंजेस लेके आए गए। अब देखिए, सबसे पहले तो चेंजेस कुछ गलत नहीं है। इस स्कीम की रिस्ट्रक्चरिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बिकॉज ठीक है, आपने राइट टू वर्क को माना कि ये हमारे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का ही एक्सटेंशन है, राइट टू वर्क। ओके। तो आप ये लेकर आए, इसने दे दिया गारंटी कि हम गारंटी देते हैं कि आपको रोज़गार मिलेगा अगर आप काम करने के लिए विलिंग हो तो। ओके। दैट मीन्स कि इट वॉज अ कंप्लीटली डिमांड ड्रिवन स्कीम। कितना भी काम आएगा सरकार आपको प्रोवाइड करेगी। ओके। अब वर्क अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, बट जो इनको पैसे दिए जाएंगे, दी फंड्स फंड्स 100% कंप्लीटली दिया जाता था सेंटर की तरफ से। तो इससे स्टेट के पास भी एक मोटिवेशन होता था कि चलो अच्छी बात है, हम ज़्यादा वर्क प्रोवाइड करें अपने लोगों को, तो कहने को भी हो जाएगा कि राज्य सरकार हमारी अच्छा काम कर रही है। और पूरी फंडिंग कौन दे रहा है? सेंटर दे रहा है, तो फिजिकल बर्डन भी नहीं आया। ठीक है। तो स्टेट्स के लिए भी ये बहुत अच्छी स्कीम थी। और इसने एक और अच्छी चीज़ की थी कि लेबर, अब देखिए अगर कोई काम नहीं होगा ना, तो इनके जो वेजेस होते हैं वो और ज़्यादा नीचे चले जाते हैं। बिकॉज फिर जैसे खेतों में किसी को फसल कटवानी है लेबर से, तो वो कहेगा नहीं मैं तो 100 रुपये दूंगा। लेकिन अगर मनरेगा में देखिए, सेंटर जो पैसा एलोकेट करता है मिनिमम, उसके ऊपर राज्य सरकार चाहे तो और भी दे सकती है। तो कई स्टेट्स ने 210 रुपये तक दिए हैं। अब अगर लेबर कहेगा कि इससे तो अच्छा मैं मनरेगा में जाके काम कर लूँगा, वहाँ 210 मिल जाएंगे, तो फिर जिस एग्रीकल्चरिस्ट को ज़रूरत है इनकी, वो खुद कहेगा ओके मैं 300 दे दूँगा चलो। तो इसने लेबर को क्या किया, उसको एक अच्छे वेज प्रोवाइड भी करवाए, ताकि अब उसके पास ज़्यादा बार्गेनिंग पावर आ गई थी। अगर आप मुझे अच्छे वेज नहीं दे रहे हो तो मैं मनरेगा में जाके काम कर लूँगा। ओके। तो ये कुछ इसके बहुत पॉजिटिव थे, इसलिए इसको कांग्रेस गवर्नमेंट तब की यूपीए गवर्नमेंट, यूपीए 1, उसकी सबसे सक्सेसफुल स्कीम माना गया। लेकिन इसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स भी रही। सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग थी कि इसमें एसेट्स जो क्रिएट हो रहे थे, वो कोई भी ऐसे एसेट्स नहीं थे जो एवरलास्टिंग हो। और स्कीम इस तरीके से प्रेजेंट की गई जैसे आओ गड्ढा खोदो पैसे ले जाओ। ओके। तो कोई हमने कैपिटल एसेट्स नहीं बनाए यहाँ से इस तरीके के जो आगे चल के काम आ सकें। ओके। दूसरा, यहाँ पे फंड्स को लेकर बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट होने लगा। बिकॉज मैंने आपको बताया कि स्टेट्स को कोई दिक्कत नहीं है, करो जितना वर्क दे सकते हैं दो, सेंटर पूरा पैसा दे रहा है। लेकिन स्टेट्स क्या कर रहे थे, उतना वर्क प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। वो ग्राउंड लेवल पे सरपंच और जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे उनके साथ मिलकर कि हमने इतने पर्सन वर्क आवर्स जनरेट किया। ठीक है। लेकिन सच ये है कि ना तो उतने लोगों ने काम किए, ना ही उतने वर्क आवर्स प्रोवाइड किए गए। बस स्टेट्स ने सेंटर से पैसा लिया इस बहाने और फंड्स का जम के मिसमैनेजमेंट हुआ। ओके। तो ये दो इसमें सबसे ज़्यादा खामियां आई। अब इसके बाद तो आपको अगर ये चीज़ें आपने नोट डाउन कर ली हो तो मैं इनको मिटा देता हूँ और अब हम लोग चलते हैं इस पर आगे। मनरेगा कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा था? 100 डेज़ का। ठीक है। हर एक रूरल हाउस होल्ड के एडल्ट मेंबर को प्रोवाइड करना है। ओके। इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। 100 डेज़, इन्होंने बढ़ा के कहा 125 डेज़। तो पहला तो ठीक है, ओके, अच्छा चेंज किया है कि आप ज़्यादा नंबर ऑफ डेज वर्क प्रोवाइड कर रहे हो। अब पुराने में क्या था, स्कैटर्ड थी कैटेगरीज, कुछ भी वर्क दे रहे हैं, गड्ढा खोदना है कहीं पे कुछ करना है, कुछ भी वर्क एलोकेट किया जा रहा है। ठीक है। बहुत ही मल्टीपल कोई भी कैटेगरी और बहुत ही स्कैटर्ड टाइप की कैटेगरीज थी। कोई स्ट्रेटेजिक फोकस नहीं था कि हम क्या बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या एसेट बनाना चाह रहे हैं इस गांव में रोजगार देकर। क्या हम पॉन्ड्स बनाना चाह रहे हैं ढेर सारे, या हम कोई लेक बनाना चाह रहे हैं छोटे छोटे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, या फिर हम कोई ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं वेस्ट से, हम क्या करना चाह रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजिक फोकस नहीं था इसमें। लेकिन यहाँ पर सरकार ने 4 क्लियरली डिफाइंड प्रायोरिटी एरियाज दे दिए हैं कि इन्हीं 4 प्रायोरिटी एरियाज में वर्क दिया जाना है। पहला है वाटर सिक्योरिटी।
ओके, वो अटल तालाब और इस तरह की चीज़ें बनाएंगे। दूसरा है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि सड़कें बनाने में दिया जा सकता है, या कोई कम्युनिटी हॉल बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो हम उसमें वर्क ले सकते हैं लेबर का। दूसरा लाइवलीहुड जनरेशन में, और चौथा क्लाइमेट रेजिलियंस। सरकार ने ये 4 क्लियरली डिफाइंड प्रायोरिटी एरियाज फिक्स कर दिए हैं, अब इसी में वर्क प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, इसके पहले सेंटर क्या बियर कर रहा था, पूरी 100% कॉस्ट। ओके, और स्टेट, क्या स्टेट पे कोई खर्चा नहीं होता था। अगर स्टेट फेल हो जाए कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाएँ तो ये स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है, इसलिए हम आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे। तो अगर वर्क प्रोवाइड किया तो वेज कौन देगा, सेंटर। लेकिन अगर वर्क प्रोवाइड करने में फेल रही स्टेट गवर्नमेंट तो फिर स्टेट गवर्नमेंट पे लाइबिलिटी बनेगी कि आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दीजिए। ओके, अब इसको चेंज किया गया है कि नहीं, सेंटर अकेले पे बर्डन नहीं होगा, स्टेट्स को भी शेयर करना होगा 60-40 के रेशियो में। ओके, और जो हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं उनमें 9-10, हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न, और 100% रहेगा यूटी, लेकिन यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। ओके, जो यूटीज जिनमें लेजिस्लेचर नहीं है उनमें 100% अभी भी सेंटर ही प्रोवाइड करेगा। क्लियर। अब यहाँ पे सरकार ने क्या किया, अब देखिए ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट था कि किस जो लेबर है वो नेगोशिएट कर सकता है लैंड ओनर से कि आप मुझे 300 रुपये दीजिए पर डे, नहीं तो मैं चला मनरेगा में काम करने। आपने उससे ये अधिकार ही छीन लिया, ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। क्योंकि आपने क्या कह दिया कि ये जो सीजन टाइम आता है ना एग्रीकल्चर में, बोनी का और कटाई का, ठीक है, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग का, उसमें 60 डेज तक पॉज कर दी जाएगी ये स्कीम उन 60 डेज में एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी। तो अब किसान क्या करेगा, अब तो तेरे पास मनरेगा में काम करने का कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं तुझे 100 रुपये ही दूंगा अब, और लेबर को काम करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास अभी कोई ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट है नहीं। राइट, तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म। क्लियर। देन यहाँ पे डिमांड बेस्ड फंडिंग हुआ करती थी कि स्टेट जितना वर्क दे पाएंगे सेंटर उतना फंड देगा ऊपर से। तो ऐसे में क्या हो जाता था कि जो भी एलोकेशन किए जाते थे बजट में वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल हो जाता था, कितना डिमांड आ जाए नीचे से कुछ पता नहीं। ठीक है, सेंटर पे कभी भी ज़्यादा लाइबिलिटी आ सकती है कि इस बार स्टेट अलग अलग स्टेट्स ने बहुत ज़्यादा वर्क प्रोवाइड कर दिया है, तो सरकार के लिए, सेंटर के लिए अपनी फंडिंग डिसाइड करना मुश्किल हो जाता था। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये सिस्टम ख़त्म करेंगे, हम लेके आएंगे नॉर्मेटिव फंडिंग, ताकि हम एक प्रेडिक्टेबल बजट बना सकें इस स्कीम का। और ये नॉर्मेटिव फंडिंग क्या होगी, फाइनेंस कमीशन का फॉर्मूला याद है, वो पैरामीटर्स, ठीक है, उन्हीं पैरामीटर्स को यूज़ करके वो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन करता था कि किस स्टेट को कितना पैसा जाना है। बस उसी पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए यहाँ पे डिसाइड करेंगे। पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक सीलिंग लगाएगी कि इतना बजट रहेगा इस साल का। अब ये सीलिंग में जितना बजट है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ है, तो ये 100 रुपीज़ किस स्टेट में कितने दिए जाएंगे ये डिसाइड करेगा आपका फाइनेंस कमीशन का वही 16 फाइनेंस कमीशन वाला फॉर्मूला जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के लिए यूज़ होता है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मेटिव फंडिंग। दो चीज़ें याद रखो, पहला कि यहाँ पे एक सीलिंग लगाई जाएगी कि ऐसा नहीं है कि कितना भी तुम डिमांड कर लोगे और सेंटर आपको देगा, नहीं, वो सिस्टम खत्म किया जाता है। हम एक सीलिंग लगाएंगे, बजट में बता देंगे कितना पैसा इस स्कीम पे खर्च किया जाएगा और किस किस स्टेट को कितना दिया जाएगा वो डिसाइड होगा फाइनेंस कमीशन के ही फॉर्मूला से। दिस इज कॉल्ड नॉर्मेटिव फंडिंग। ऑलराइट, देन पहले ग्राम पंचायत प्लान करती थी पूरा, उसी का इंपॉर्टेंट रोल होता था, वही सारी चीज़ें करती थी। लेकिन यहाँ पर अब इंटीग्रेट किए जाएंगे कुछ इंस्टीट्यूशनल कन्वर्जेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। ये आपको अभी नीचे के डिस्कशन में समझ में आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। तो ये जो 6 पॉइंट्स हैं, बस यही हैं आपके मेजर चेंजेस। अगर समझ में आई है ये बात बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ, तो इस वीडियो को लाइक करो पहले, एंड आप लोग थोड़ा शेयर करो चैनल को। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद एल्गोरिदम, बट रीच नहीं आती इन वीडियोस पे। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आई एम डूइंग माई बेस्ट फ्रॉम माई साइड। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्विकली देख लेते हैं की एस्पेक्ट जो अभी ऊपर डिस्कस किए हमने, कि आपने एम्प्लॉयमेंट के डेज बढ़ा के 125 कर दिया, गुड। लेकिन आपने डिमांड ड्रिवन मॉडल था कि कितने भी लोग वर्क करने आएंगे सबको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अब आपने इसको सप्लाई ड्रिवन बना दिया है, यानी कि सेंटर अपना एक फंड डिसाइड कर देगी कि इससे ऊपर हम दे नहीं पाएंगे, और उसके बीच में ही सरकार डिसाइड करेगी कि आखिर किस गांव में क्या वर्क दिया जाएगा। ओके, बजट को आपने बिल्कुल कैप कर दिया है।
उसमें आपने पूरा जो फोकस रखा है कि हमें क्वालिटी एसेट्स बिल्ड करने हैं, लेकिन रिलीफ, ठीक है, कि कम से कम किसी के पास एक मिनिमम इनकम तो आए, वो जो रिलीफ थी उसका ध्यान नहीं रखा है आपने। आपने सिर्फ ये फोकस रखा है कि हमें क्वालिटी एसेट्स बिल्ड करने हैं, हम बजट को कैप कर रहे हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस ग्रांट भी आएंगे, अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। एग्रीकल्चर में लैंड ओनर्स की हमेशा शिकायत होती थी कि सीज़न टाइम में लेबर नहीं मिलता है, तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, 60 डेज़ के लिए पॉज विंडो लगा दी है कि इस टाइम पे मनरेगा स्कीम पॉज कर दी जाएगी। ओके, तो ये एक कंट्रोवर्शियल होगा, ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी होगा कि लैंड ओनर्स का ध्यान रखा है आपने बट लेबर के वेलफेयर का क्या। देन आपने 4 प्रायोरिटी सेक्टर चूज कर लिए हैं जिन पे एसेट्स क्रिएट किए जाएंगे: वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड एसेट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। ओके, फंडिंग पैटर्न आपने चेंज किया है, 60-40 फंड किया जाएगा, उधर 90-10 और उधर 100। देन यहाँ पर आप क्या करेंगे, विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स बनाएंगे और उनको फिर इंटीग्रेट करेंगे विद टूल्स लाइक एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन, जो कि मनरेगा में बहुत ज़्यादा होता था। जो एसेट बनाएंगे उनको जियो टैग किया जाएगा और लेबर की बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाई जाएगी ताकि फर्जी अकाउंट ना खोले जाएं सिर्फ पैसे के लिए। तो यहाँ पे प्लान तो ग्राम पंचायत ही कर रहा है पहले की तरह, लेकिन आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया है विद सम डिजिटल टूल्स लाइक एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन एट्सेट्रा। ओके, तो ये पूरी कहानी है कि आखिर इसमें हमने जी राम जी में क्या चेंजेस किए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्यों किए हैं। ओके, तो मनरेगा के भी अपने फ़ायदे थे लेकिन उसमें दिक्कतें भी आई, फिर उनको ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ चेंजेस करें। अब ये ड्राफ्ट रूल है जो सरकार ने अभी रिलीज़ करें, वही है जो ऊपर उन्होंने प्रोविज़न रखे ना, बस उसी को लेके रूल्स जारी करें अभी। तो अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, शिफ्ट टू नॉर्मेटिव एलोकेशन फंडिंग मॉडल। दैट मीन्स एक तो सीलिंग लगाएंगे यहाँ पर और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन करेंगे उसी फॉर्मूला पे बेस्ड विच वॉज रिकमेंडेड बाय 16th फाइनेंस कमीशन। तो मैं आपको एक बार फॉर्मूला रिवाइज करवा दूँ। देखिए, 16th फाइनेंस कमीशन के टाइम मैंने जब आपको कराया था तब मैंने आपसे कहा था कि पहले तो हम जीएसडीपी यानी स्टेट की जो जीडीपी है उसका डिफरेंस देखेंगे। ओके, ये क्या होता है कि यहाँ पे इसको कहते हैं हम इनकम डिस्टेंस। दैट मीन जो सबसे वेल्दियस्ट स्टेट होगा ना, सबसे रिच स्टेट, उससे दूर बाकी स्टेट कितना पीछे रह जा रहे हैं उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर जो इनकम डिस्टेंस क्या होगा, और इसका वेटेज है 42.5%। ओके, तो आप समझ सकते हो कि जो वेल्दी स्टेट जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तो इनको शेयर वैसे ही कम मिलेगा और जो पुअर स्टेट्स हैं यूपी बिहार टाइप उनको ज़्यादा मिलेगा। ओके, दिस इज कॉल्ड एज इनकम डिस्टेंस क्राइटेरिया। इसका वेटेज था 42.5%। दूसरा था कि 2011 की जो पॉपुलेशन थी उसका वेटेज था 17.50%। ओके, अब ये सदर्न स्टेट्स को प्रॉब्लम थी कि यार हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, आप 2011 की पॉपुलेशन यूज़ कर रहे हो जबकि पहले 1971 का सेंसस यूज़ होता था जिस पे फ्रीज की गई है सीटें, आप ये क्यों यूज़ कर रहे हो। तो इनको खुश करने के लिए कहा गया कि डोंट वरी, हम आपको डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का भी वेटेज देंगे, आपने अच्छा परफॉर्म किया तो हम इसका भी 10% देंगे। ठीक है, तो 3 क्राइटेरिया तो ये हो गए। उसके बाद इन्होंने 2 और क्राइटेरिया रख दिए थे, दैट इज़ एरिया, कि आपके स्टेट का एरिया कितना है, तो अगेन यूपी आगे जाएगा। ठीक है, यूपी को फ़ायदा होगा इसमें। और दूसरा कि आपकी यहाँ पर फॉरेस्ट कवर क्या है, इसको भी 10% वेटेज दिया गया था। ऑलराइट, और लास्टली एक और इंडिकेटर था कंट्रीब्यूशन, जीडीपी में आपका कंट्रीब्यूशन कितना है उसको 10%। ओके, तो ये 5 क्राइटेरिया थे। यहाँ पर 60% तो इन दो से मिलके बन जाता है, इनकम डिस्टेंस प्लस 17.50% आपकी 2011 की पॉपुलेशन। ओके, फिर 10% आपका डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये हो गए 70। उसके बाद एरिया, जीडीपी में आपका कंट्रीब्यूशन और फॉरेस्ट, ये 3 हो गए। तो ये बन गया आपका पूरा 100% इंडेक्स। ओके, एनीवे वो सब कर चुके हैं, लेकिन अभी बस आपको ये बताना है कि यहाँ पे एक बजट की सीलिंग लगाई जाएगी और फिर स्टेट्स में ये सीलिंग के अंडर में जितना पैसा रखा जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बेस्ड ऑन दी हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन फार्मूला रिकमेंडेड बाय 16th फाइनेंस कमीशन। ओके, तो ये वही बातें मैंने यहाँ पे लिखी है। तो अगेन इसमें जो पुअर स्टेट्स होंगे उनको ज़्यादा फायदा होगा रादर देन द रिच स्टेट्स। चलो, उसके बाद ये सरकार के रूल्स हैं, पर रूल्स वही हैं जो ऊपर हमने प्रोविजन डिस्कस करे। वही सेंटर पे करता था पहले 100%, बट अब शेयरिंग वो कर दी जाएगी, यानी कि एनी एक्सपेंडिचर बियॉन्ड द नॉर्मेटिव एलोकेशन जो ऊपर कर दिया गया है, अगर आपको इसके ऊपर भी आपके लोगों को काम देना है ना, तो अब उसके बाद पूरा 100% स्टेट खुद बियर करेगा।
हमने सीलिंग के अंडर में आपको जितना डिवॉल्यूशन करके दे दिया था पैसा दे दिया, इसके बियॉन्ड अगर आपको इस नॉर्मेटिव एलोकेशन के बियॉन्ड अगर आपको और खर्चा करना है तो अब सेंटर नहीं देगा, वो पहले होता था, अब स्टेट को खुद बियर करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज रूल नंबर 2। थर्ड इज परफॉर्मेंस लिंक फंडिंग की बात की जा रही है, यानी कि अभी पहले साल तो आपको रिलीफ दी जाएगी, लेकिन सेकेंड ईयर से आप जो सेंटर जो पैसा देगा 60% भी, इट विल बी कंटिजेंट ऑन स्टेट लेवल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, यानी कि स्टेट ने की परफॉर्मेंस कैसी रही है उस बेसिस पर ये पैसा रिलीज किया जाएगा। दैट मीन्स क्या आपने टाइमली पेमेंट किया, वेज पेमेंट की है मजदूरों को, ओके क्या आपने स्ट्रिक्ट कंप्लायंस किया विद द सोशल ऑडिट, यानी कि लोगों से ऑडिट करवाया कि हाँ हमारी सोसाइटी में ये बना है, ये एसेट्स बनाए गए, एंड आपने कितने परसेंटेज ऑफ द वर्क को कंप्लीट कर दिया है, सिर्फ ये नहीं कि एलोकेट कर दिया है, काम चल रहा है, कंप्लीट कितना परसेंटेज किया है। तो इन सब तीनों क्राइटेरिया पे बेस्ड सेकेंड ईयर से आपको परफॉर्मेंस इवेलुएट की जाएगी आपकी, उसके बाद आपको जो पोर्शन मिलना होगा सेंटर से 60% में, ठीक है, वो रिलीज़ किया जाएगा। सो दिस इज़ द थर्ड रूल। फोर्थ रूल ये जान लो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर ही तो करप्शन हो रहा था इसमें, तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की है। फर्स्ट है एक नेशनल लेवल स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी 16 मेंबर्स की। कौन हेड होगा? यूनियन रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी, ओके, नॉट मिनिस्टर, ध्यान रखिएगा, इसी तरह से स्टेटमेंट खेल दिए जाते हैं। रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी, its mandate is to recommend decisions relating to normative allocation to the states, set standards and monitor guideline, यानी कि नॉर्मेटिव एलोकेशन के अकॉर्डिंग जितना पैसा जिस जिस स्टेट को मिलेगा वो स्टेट्स को बताना, स्टैंडर्ड सेट करना और फिर मॉनिटरिंग के लिए क्या गाइडलाइंस फॉलो की जाएगी ये डिसाइड करना, ये काम होगा नेशनल लेवल स्टीयरिंग कमेटी का। कॉम्पोजिशन, तो क्या ये सेक्रेटरी अकेला कर लेगा? नहीं, यहाँ पर एटलीस्ट 5 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, बट ये 5 रिप्रेजेंटेटिव्स नॉमिनेट करेगी सेंटर, ओके इसके अलावा नीति आयोग और दूसरे केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर जो है उसको हेड कौन कर रहा है? सेक्रेटरी। कॉम्पोजिशन में यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो ज़रूर, बट दे विल बी नॉमिनेटेड बाय सेंटर। इसके अलावा एक और काउंसिल बनाया जाएगा, सेंट्रल ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल, हेडेड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट। सो दिस बॉडी विल बी हेडेड बाय द मिनिस्टर, बट दिस बॉडी विल बी हेडेड बाय सेक्रेटरी। कमिटी है तो सेक्रेटरी, ऑब्वियस बात है, और ये पूरा काउंसिल है तो मिनिस्टर इसको करे हेड, वो भी ऑब्वियस है। दिस बॉडी इज इंटेंडेड टू एडवाइज द सेंटर ऑन ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू लॉ। और वो जो जॉब कार्ड्स बने थे उसमें मनरेगा में, उनका क्या? टेम्पररी उनको वैलिड ही माना जाएगा। दी एग्जिस्टिंग EKYC वेरीफाइड मनरेगा जॉब कार्ड्स विल रिमेन वैलिड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फेज अंटिल न्यू ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड्स आर इशूड टू वर्कर्स। ओके, तो ये रूल्स पब्लिश किए गए अभी मई में, और अब ये स्कीम फोर्स में आने वाली है और कई जगह से यूनियंस इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये मेनली आपके 4 इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो मैंने आपको बता दिए। अब चलो, अब हम आते हैं थोड़ा सा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू पे। क्या इससे सेंट्रल स्टेट के फिजिकल रिलेशन चेंज हो रहे हैं? ऑब्वियस हो रहे हैं। ओके, क्यों? इन्होंने क्या किया है कि आपका कुछ पैरामीटर्स पे डिसाइड होगा कि स्टेट वाइज फंड एलोकेशन क्या होगा, वही 16th फाइनेंस कमीशन वाला। जबकि पहले क्या होता था, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ड्रिवन फंडिंग थी, जितना डिमांड आएगी नीचे से उतना पैसा केंद्र सरकार देती थी। ओके, तो यहाँ पे ये 16th फाइनेंस कमीशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे टू डिटरमिन द नॉर्मेटिव एलोकेशन, किस स्टेट को कितना देना है। फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन इसमें देखने को मिलता है हमें, बिकॉज अब स्टेट्स को भी बियर करना होगा एक्सपेंडिचर रादर देन सेंटर पे अकेले डालने में। ओके, नेक्स्ट इज अगेन फिर सदर्न स्टेट्स की कंप्लेन आएगी, अनइवन स्टेट इम्पैक्ट, वो फाइनेंस कमीशन को लेके भी कंप्लेन करते हैं, बिकॉज आप उसी बेस पे यूज़ कर रहे हो, और फिर ये जो थोड़े से वेल ऑफ स्टेट्स हैं या जिनका साइज़ बहुत छोटा है, फिर उनको लोअर एलोकेशन मिलेगा, किसी को हायर एलोकेशन मिलेगा, तो वही सारे क्रिटिसिज्म आएंगे जो फाइनेंस कमीशन के रिस्पेक्ट में आते थे। कंप्लायंस बेस्ड इंसेंटिव, अब ऊपर हमने क्या कहा कि सेकेंड ईयर से परफॉर्मेंस बेस्ड हो जाएगा ये सब, यानी कि आपने टाइमली सोशल ऑडिट कराया कि नहीं, ग्रीवांस रिड्रेसल कंप्लायंस किया कि नहीं, पंचायत परफॉर्मेंस इंडिकेटर किया कि नहीं, ठीक है, आपने वेजेस वगैरह टाइमली पे किए या नहीं, तो यहाँ पर कंप्लायंस बेस्ड हो जाएंगे ये सारे इंसेंटिव। तो यहाँ पे सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। चलो मैं एक छोटी सी बात बताओ मुझे कि ये इससे रूरल सिक्योरिटी जो है वो वीक होगी या स्ट्रांग होगी? देखिए,
पहली बात तो है कि अगर स्ट्रांग होगी तो हायर वर्क डेज, यस 125 डेज़ का वर्क मिलेगा इनको, तो ये अच्छी बात है। एग्रीकल्चर के साथ सिंक्रोनाइज किया गया है, यस, क्योंकि सोइंग और हार्वेस्टिंग के टाइम पर स्पेशली लेबर की शॉर्टेज हो जाती थी। ओके, तो सोइंग एंड हार्वेस्टिंग के टाइम पर ये लेबर शॉर्टेज का ध्यान रखेगा, ये नहीं होने देगा। बट एट द सेम टाइम लेबर्स के जो वेज हैं क्या वो डिसाइड कर पाएंगे कि क्या ये वेजेस और सबड्यू नहीं हो जाएंगे ऐसे टाइम पर, तो ये उसका एक लॉस भी बन के आएगा। देन रिड्यूस द लीगल सर्टेनिटी। अब देखिए वो चलता था, उसका कैरेक्टर ही था पूरा का पूरा कि कानूनन आपको ये अधिकार दिया गया है, दैट इज राइट टू वर्क। ओके, ये उसकी आत्मा थी। डिमांड ड्रिवन था कि अगर मैंने काम मांगा है तो मुझे काम तो दीजिए। देखिए इन लोगों ने कहीं ना कहीं इसकी जो पूरी सोल थी, इस कानून की जो आत्मा थी, उसी पे डायरेक्ट अटैक किया है। स्टेट कैपेसिटी डिपेंडेंस। अब एक बात बताओ कि आपको 40% खर्चा करना ही होगा, लेकिन तब जाकर आपको मुझसे 60% मिलेगा। अब आप क्या सोचोगे, यार हम लोग वैसे ही बहनाओं को ये दे रहे हैं 1,000 रुपये महीना, 2,000 रुपये महीना, तो हम अब और नहीं देना चाहते। तो स्टेट्स क्या करेंगी कि वो वर्क एलोकेट ही नहीं करेंगी। हालांकि उन्हें 60% मिल रहा है, लेकिन वो तो वेजेस में जा रहा है मजदूर के। तो यहाँ पर स्टेट्स क्या होगा, वो ये कह देंगे यार हमारे पास तो कैपेसिटी है ही नहीं कि हम इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर पाएँ, नॉट इवन विद 40% फंडिंग। तो वो वर्क एलोकेट ही नहीं करेंगे। वो ठीक है कि उनको चुनाव में फिर जवाब भी देना पड़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन कई स्टेट्स पहले जितना ज़्यादा वर्क एलोकेट कर देते थे क्योंकि उन पर बर्डन नहीं आता था, अब वो उतना वर्क तो एलोकेट नहीं करेंगे एटलीस्ट। ओके, और इसके अलावा वो डीबीटी के थ्रू पेमेंट पहले भी होता था, अब भी वही होगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, इस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऊपर मैंने आपसे सारे डिस्कस कर ही लिए हैं, वही 5 हैं। नेशनल लेवल पर एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी हेडेड बाय द सेक्रेटरी, ठीक है। उसके बाद एक काउंसिल बनाया जाएगा हेडेड बाय द मिनिस्टर हिमसेल्फ। ओके, उसके बाद ग्रीवांस रिड्रेसल को लेकर कुछ मैकेनिज्म बनाए जाएंगे ताकि इश्यूज़ को रिजॉल्व भी किया जा सके, और यहाँ पर एक अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहे कि आखिर किसकी तरफ से कुछ गड़बड़ हुई है अगर होती है तो। ओके, KYC वेरिफिकेशन क्यों किए जाते हैं, वो पहले से ही किए जा रहे हैं ताकि हम घोस्ट बेनिफिशरीज़ को रिड्यूस कर सकें। वही फेक कार्ड बना के और उनके अकाउंट में पैसा ले लेना, जबकि ऐसा कोई मजदूर एग्जिस्ट ही नहीं करता। राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर रूल्स, इन लोगों ने यहाँ पे सीलिंग का प्रोविज़न लाएं कि बस एक सीलिंग लगा दी जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा वर्क। उसके ऊपर आपको वर्क देना है तो फिर आप स्टेट गवर्नमेंट्स आप लोग खुद ही कर लीजिए। तो एक बार मेजर कंसर्न्स देख लें, अब तक तो आपको समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट स्टेज कि आपने डाइल्यूट कर दिया है राइट बेस्ड वेलफेयर। अधिकार था, डिमांड ड्रिवन था, तो इसमें ये जो गारंटी वर्ड था इसका कोई अब सेंस नहीं बनता। फिजिकल स्ट्रेस ऑन द स्टेट्स, अब स्टेट्स की ऑलरेडी ये कंप्लेन है कि जब से सेल्स टैक्स गया है हमारा और जब से GST आया है, हमारे ऊपर वैसे ही हमारी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो काफ़ी कम हो गई है। ओके, उसके बाद हमें तो FRBM एक्ट फॉलो करना पड़ता है, लेकिन केंद्र सरकार को ऐसा कुछ फॉलो नहीं करना पड़ता क्योंकि वो नए नए रास्ते निकाल लेती है। वो सेस से पैसा बना लेगी, वो सरचार्ज से बना लेगी, फिर वो RBI से ट्रांसफ़र भी ले लेती है। इस बार तो बहुत ज़्यादा लिए हैं, 2.7 लाख करोड़। ओके, बट स्टेट्स के पास ऐसी कोई सुविधा होती नहीं है। और उसके बाद फिर रीजनल डिस्पैरिटीज़ भी हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उनके पास वैसे ही फंड्स नहीं होते, उनके पास रेवेन्यू के ज़्यादा सोर्स नहीं है, तो ये एक और नया फिजिकल स्ट्रेस डालेगी स्टेट्स पर। उसके बाद फिर आप कह रहे हो कि अब सेकेंड ईयर से हम कुछ पैरामीटर्स पे आपको इवैल्यूएट करेंगे आपकी परफॉर्मेंस, उसके बाद आपको पैसा देंगे। तो यहाँ पे दे आर ट्राइंग टू लिंक एलोकेशन विद कंप्लायंस इंडिकेटर्स, पोटेंशियली डिसएडवांटेजिंग द वीकर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। इम्प्लीमेंटेशन अनसर्टेनिटी, तो यहाँ पे ट्रांजिशनल चेंजेस में क्रिएट सम कन्फ्यूजन इन वर्कर रजिस्ट्रेशन एज वेल एज वेज कंटिन्यूटी। तो बस ये 4 मेजर कंसर्न्स लिख देना, बाकी पूरा एक्ट मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझा दिया है, और जिन पॉइंट्स पर मैंने फोकस किया है मेनली उन पे ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।